अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान में दो चीज़ें इस वक्त एक साथ मुसलसल चल रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसे जैसे एहतसाब के अमल में तेज़ी आ रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्किलात भी उसी तर्ज से उसी तरह इजाफा होता जा रहा है। आज मुराद अली शाह नैब में पेश होते हैं, तो आज ही के दिन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के खिलाफ अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। अर्सिस ट्रैक्टर और पोलो ग्राउंड रेफरेंस में बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की दरख्वास्त 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। नाज़रीन, अर्सिस ट्रैक्टर रेफरेंस अवामी ट्रैक्टर स्कीम में आसिफ अली जरदारी पर कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। यह है वो रेफरेंस। जबकि जो पोलो ग्राउंड रेफरेंस है वो क्या है? वो है कि वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड की सरकारी पैसों से तामीर का इल्ज़ाम। आज वज़ीर आला सिंध जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के सामने पेश होते हैं। नैब के 6 लोग हैं। ये 6 रुकनी टीम है जो कि तहकीकाती टीम मुराद अली शाह से पूछताछ कर रही है। नाज़रीन, GIT रिपोर्ट के मुताबिक मुराद अली शाह पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर वज़ीर ख़जाना सिंध अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ओमनी ग्रुप को, आपने नाम सुना ओमनी ग्रुप का, इसको अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। किस तरह, उसकी मुख्तसर डिटेल आपको देता हूं। मुराद अली शाह ने धोखाधड़ी करके सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को तकरीबन 25 अरब का कर्जा फराहम कराए। जी हां, जबकि बीमार सनती यूनिट्स, ये सिक यूनिट्स रिवाइवल स्कीम एक निकली थी सिंध में, इसको बीमार सनती यूनिट्स की बहाली के प्रोग्राम के जरिए ओमनी ग्रुप को 7.19 अरब रुपए की रियायतें दी गई। यानी ये एक बीमार सनती ग्रुप है, आप इसको रिवाइव करें, इसको ठीक करें, आपको इतने अरब का कर्जा या सब्सिडी हम देते हैं। और इल्जाम ये लगा कि इस सब्सिडी में खुर्द-बुर्द कर दी गई। GIT रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ठट्ठा शुगर मिल 12,75,000 रुपए में बेच दी गई। मैं शुगर मिल की बात कर रहा हूं, यहां पे गाड़ी नहीं मिलती 12 लाख रुपए की, और शुगर मिल सिक इंडस्ट्रियल यूनिट के रिवाइवल स्कीम के तहत 12 लाख में बेच दी गई, जबकि इस वक्त इसकी मार्केट कीमत 71.5 लाख से जायद थी। नाज़रीन, GIT रिपोर्ट के मुताबिक बीमार यूनिट्स की बहाली का प्रोग्राम सिर्फ ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए किया गया, और ये जो ग्रुप है आसिफ अली जरदारी का फ्रंट ग्रुप है, इसके तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। और यही ग्रुप नाज़रीन जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, ऐसा GIT रिपोर्ट में लिखा गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ की तहकीकात में तेजी आ रही है, जिसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जारहाना सियासी हिकमत अमली भी वाज़ेह होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26 मार्च को ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। कमर जमान कारा ने आज कहा कि पीपल्स पार्टी इदारों और अदालतों से लड़ती नहीं है, लेकिन अगर इन्हें मजबूर किया गया तो वो जंग भी कर सकते हैं। हम पुरअमन तरीके से अपने केस लड़ते हैं, हम इदारों से नहीं लड़ते, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं, अवाम के दरमियान भी, अदालतों के अंदर भी, और वो हमें लड़ने आते हैं। अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें तो बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। नाज़रीन, तारीख में जाए तो एक दूसरे को करप्ट करार देने की जंग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ही शुरू की थी, और माजी करीब तक इस जंग को लड़ते रहे। हमें अच्छी तरह याद है इनके बयानात, किसने किसको सड़कों पे घसीटना था, कौन किसको चोर और डाकू और मौलवी कहता था, और एक दूसरे पर करप्शन के केसेस भी बनाए गए माजी में, जिनके नतायज आज दोनों जमातें भुगत रही हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। GIT ने सारे जहान का रिकॉर्ड इकट्ठा करके सामने लाके खड़ा कर दिया है। GIT को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। मियां साहब, अभी भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दें। और अब नाजरीन, यही वो ज़बानें हैं कि जिनसे अब फूल झड़ते हैं, अब बयानात यकसर तब्दील होकर रह गए। इनकी बयानबाजी नाज़रीन अपनी जगह। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो चूँकि एक वसी तजर्बा रखते हैं एहतजाज का, तो उन्होंने पेशकश की है कि कंटेनर मैं आपको देता हूँ, एहतजाज के लिए आप निकले। साथ में चैलेंज भी कर दिया कि 126 दिनों का धरना या एहतजाज आप करके दिखाएं। ये पेशकश
कैसी है, नून लीग इस पे क्या रिस्पॉन्स देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतजाज करने जा रही है उसकी हिकमत अमली क्या होगी, वो एहतजाज किसके खिलाफ होगा, कहां जाकर रुकेगा। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, ये एहतजाज आप करने जा रहे हैं, लेकिन जीआईटी रिपोर्ट हो या नैब हो, वो सिर्फ एक सवाल पूछती है कि एक ग्रुप, ऐसा खास ग्रुप, आपने उसको अरबों रुपए की सब्सिडी दी, वो उसमें खुर्द-बुर्द कर गया, आप सिर्फ इसका जवाब दे दें, आप इसका जवाब दें, जान खलासी करवाएं। ये नैब को मुर्द इल्जाम ठहराना, हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराना, ये कहां का इंसाफ है कायरा साहब? देखिए, नाकदीन का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो आप कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। गुजारिश ये है जी कि जो इल्जामात नैब ने लगाए, उन इल्जामात का जवाब देने के लिए तो आज गए थे, और वहां पे कोई 1000 पुलिस वाला और कोई रेंजर्स वाले और लंबे चौड़े इंतजामात कर रखे थे रियासत ने, पूरे इदारों ने। नैब के यहाँ जितने सवालात थे उनका जवाब दिया, और उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन बयान करना, वो तो अदालत के फैसलों के ऊपर भी करते हैं। लोग तो अदालत के फैसलों के ऊपर भी एतराज करते हैं, उन फैसलों को मानना अपनी जगह है। क्या नैब के किसी हुक्म की अदूली की गई है? अगर हम ये कह रहे हैं कि नैब के पास सर्टन इख्तियारात गलत हैं और उसको तस्हीह होनी चाहिए, ये बात पीपल्स पार्टी 2008 में भी कहती थी, 2013 तक कहती रही। उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई, फिर मियां साहब के दौर में हमने कहा, नहीं सुनी गई। अब मियां साहब भी कह रहे हैं कि हाँ, नैब कवानीन ड्रैकोनियन लॉज है, इसको ठीक होना चाहिए। और अब तो हुकूमत वक्त, जिनके हाथ में एक ही नारा था कि जी हम एहतसाब करेंगे, और नैब के सबसे बड़े मुहाफिज बन के खड़े हुए थे, अब तो वो भी कह रहे हैं कि इसमें तस्हीह होनी चाहिए। और अब ब्रिगेडियर असद मुनीर की खुदकुशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया चीफ जस्टिस साहब ने, वो भी शायद इसी बात का तकाजा है। सो जो बात हम कह रहे थे, वो एतराजात बेसिकली उन कवानीन के अंदर वो बेहतरियां लाना है जिसकी वजह से कोई खराबी ना हो सके। रही बात जवाब देने की, हम पेश हो रहे हैं, हाँ, हम अदालत के अंदर जाके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, वो हमारा हक है। नैब के अंदर भी गए, और नैब पे एतराज है उस पर भी हमने बिल्कुल खुल के बात किया है, कुछ छुप के बात नहीं की। क्या कहा? बिल्कुल, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने खुद वहां कर रहे हैं कायरा साहब कि जी नैब के अंदर की जो सवालात है, मिसाल के तौर पे आज वहां जो अंदर सवालात हो रहे थे, ये बाहर मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कुछ चैनल्स के ऊपर कि जी बड़े सख्त सवाल किए गए, जराए बता रहे हैं। अब एक कमरे के अंदर 2 बंदे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं और डीजी नैब है, या डीजी नैब के साथ उनका कोई एक आध और एसोसिएट होगा। तो या तो सीएम साहब बाहर को भेज रहे थे कोई व्हाट्सएप, या फिर नैब के जराए बता रहे थे। तो ये कौन बता रहा है? या नैब इसकी वजाहत कर दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो मीडिया की अपनी अजम्पशन है। तो अगर ये हम कहते हैं तो ये हमारा हक है, ये हम कहेंगे। तो ये बड़ा संजीदा सवाल है आपका कि ऐसी चीजें बाहर कौन भेजता है। सर, आप एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं ये एहतजाज नहीं कर रहे, ये एनआरओ मांग रहे हैं। पहले नून लीग पे एनआरओ की बात होती थी, अब आप पर भी तहरीक इंसाफ या हुकूमत ये कह रही है कि अब आप भी एनआरओ के पीछे हैं। पीटीआई का जो एनआरओ का ड्रामा है, ये बहुत हो गया। नाउ दिस इज सो नॉन सीरियस एटीट्यूड कि पिछले 6 महीने से 7 महीने से सारे लोग पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पूछ रहे हैं, बता दो कौन मांग रहा है, किस तरह मांग रहा है, क्या उन्होंने कहा है। कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक मंत्रा पढ़े जा रहे हैं, और समझते हैं कि लोग इतने सादे हैं कि लोग उनकी बातों पे यकीन कर लेंगे। बहुत हो गया, लोगों ने बड़ा यकीन किया इमरान खान का, ही हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, और मैं उनके इस मंत्रे को अब इस काबिल नहीं समझता कि उसको रिस्पॉन्ड भी करूं। अच्छा, उसकी एक वजह है कायरा साहब, उसकी वजह यह है कि जब आपके केसेस एक्सपेडाइट होते हैं, आपके या फिर मियां साहब के केसेस एक्सपेडाइट होते हैं, उनमें तेजी आती है, फिर आप कहते हैं जनाब इसके पीछे तहरीक इंसाफ है। लेकिन जब एनआरओ की बात होती है तो आप कहते हैं कि एनआरओ देने वाले ये कौन होते हैं। अगर आप ही के मौक़िफ़ को देखा जाए, अगर आपके खिलाफ केसेस आगे बढ़ाने वाली तहरीक इंसाफ है, तो फिर शायद माफी का परवाना भी उन्हीं के पास हो। ये गुजारिश ये है कि एनआरओ का एक बैकग्राउंड है ना, एनआरओ के सवालात उस तरह किए जाते हैं। जो पीटीआई का सवाल है हुकूमत का, वो क्या कर रहे हैं? खाली ये नहीं ना, पीटीआई की गवर्नमेंट तो और भी बहुत कुछ बड़े नारे मार रही है। वजीर आजम कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, मेरे पास सबूत है। उनके वज़रा रोज कह रहे हैं जो सवाल अंदर पूछे जाते हैं वो सवालात लोगों से पूछने से पहले अगर नैब के वज़रा की ज़बानी मीडिया में आ जाएं
और ये बात भी हो जाए कि अब फलां की बारी आ गई, अब फलां को पकड़ा जाएगा, अब ये और वो बातें दुरुस्त साबित हो जाए, तो उसको क्या कहा जाए? कर साहब अर्ज ये है, अब चूंकि हो ये रहा है कि दोनों जमातें ऑपोजिशन की बड़ी नून लीग और पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही हैं कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन लग ये रहा है कि नून लीग हमें मुतमईन नजर आती है या कदरे खामोश नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अमली मुजाहरा भी कर रही है अपनी इस तराबी का, वहां पे सिर्फ बयानबाजी है और यहाँ पे आप लॉन्ग मार्च की बात भी कर रहे हैं, तो ये फर्क क्यों है दोनों जमातों में? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका जवाब तो आप उनको दे सकते हैं मुस्लिम लीग का कि वो कितना लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है वो ये कह रही है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारे खिलाफ जो भी केसेस बने हैं हम उनका सामना करेंगे, जिस अदालत में होगा सामना करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने और पीटीआई के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली फारूक हबीब साहब ने। अच्छा ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि वो एहतजाज को एक नया रंग देने जा रही है, ट्रेन मार्च या लॉन्ग मार्च बिलावल साहब करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमने नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर पिछले दिनों का एपिसोड देखा वो भी आपके सामने है, वो हमें एक एहतजाजी मोड में नजर आते हैं। हालांकि नैब से आपकी भी यही शिकायत हैं जो पीपल्स पार्टी की हैं, मगर नून लीग पे ये तनकीद होती है कि आप कदरे खामोश हैं, आपकी लीडरशिप भी खामोश है, आप भी खामोश हैं। वजह क्या है इसकी मोहम्मद ज़ुबैर साहब? हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है इनको PMLN के रवैये से ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हमारी जितनी भी पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल उसी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में है। कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे का मतलब ये नहीं कि जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि अभी वो वक्त नहीं है कि एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। पीपल्स पार्टी समझती है अपनी दानिस्त में कि ये वक्त आ गया है कि एहतजाज किया जाए और भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाए। और जो आपने जिक्र किया ट्रेन मार्च के हवाले से, या जो पिंडी में जब उनके चेयरमैन और को चेयरमैन वहाँ पेश हुए थे तो उस वक़्त उन्होंने जो इजहार किया था, तो वो हमें उसमें भी कोई नहीं है। ये वक्त के तनासब से वो समझते हैं कि ये सही तरीका है और इश्यूज़ इस वक्त इतने पायल कर चुके हैं हुकूमत की नाअहली के हवाले से, उस पर तो हम मुत्तफ़िक हैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी से। मुत्तफ़िक तो मेरा ख्याल है 90% PTI वाले भी होंगे। कैसे डिफेंड कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ को कि महंगाई इतनी होती चली जाए और कोई काम ना हो और नौकरियाँ लोगों को बजाय देने के लोगों की नौकरियाँ जा रही हों, और जो वादे किए थे, कमिटमेंट्स किए थे, उससे तो बहुत दूर हम आ चुके हैं। अब पता नहीं एक वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें अब करने शुरू करते हैं कि 2 साल बाद ये होगा या 3 साल बाद ये होगा। सो PTI का उस हद तक तो मेरा ख्याल है हमें इत्तेफाक है तमाम अपोजिशन जमातों को। अच्छा, तो ज़ुबैर साहब, मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कॉल होगी टू ज्वाइन दैट प्रोटेस्ट, उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करेगी PMLN? क्योंकि कहा यह जा रहा है पीपल्स पार्टी चाहती है कि आप भी उसका हिस्सा बने, चाहे किसी भी शक्ल में किसी भी तौर में हो, लेकिन हिस्सा बने। देखें, वो कई चीज़ें होती हैं जिसको आप कहते हैं कि फिज़िकली उनके साथ नहीं खड़े हुए हम, लेकिन हमारी भरपूर सपोर्ट है उनके साथ। एक तो बिलावल खुद ट्रेन मार्च लीड कर रहे हैं। बिलावल के हवाले से आपको पता है तहरीक इंसाफ के लीडरशिप और बिलावल के दरमियान एक पर्सनल भी बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, और उसमें बिलावल को जो गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जो PTI वाले आम बांटते फिरते हैं, ये नहीं पता कि उनको किसने ठेका दिया है कि वो सर्टिफिकेट्स ऑफ पेट्रियटिज्म डिसाइड करें कौन गद्दार है कौन नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर गद्दारी का लेबल लगाना, तो उस हवाले से एक बिलावल का एक नेचुरल रिस्पॉन्स भी है। हम उनके साथ फिज़िकली नहीं खड़े हुए, लेकिन जो उनकी तहरीक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़, अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो वन साइडेड टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी है उसके ख़िलाफ़, तो वो उस हद तक तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हो सकता है वक्त आने पर हम उनके साथ भी खड़े हों। ज़ुबैर साहब, जो मेन ऑब्जेक्टिव नज़र आता है वो तो यही आता है कि अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ, जो अकाउंटेबिलिटी वन साइडेड आपके मुताबिक और उनके मुताबिक हो रही है। खान साहब ने कहा ये NRO मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये एहतजाज आपको लगता है ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर यूज़ होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन रुक जाएँ, तहकीकात रुक जाएँ, नैब कार्रवाई रोक दे अपनी? नहीं, मेरा ख्याल है रोकना भी नहीं चाहिए नैब को,
लेकिन जब हम कहते हैं, एक तो इमरान खान साहब से पीटीआई की अपनी लीडरशिप या कैबिनेट में ये सवाल अगर कोई करे कि आप बार बार ये जो कहते हैं कि जी ये एनआरओ मांगने के लिए की जा रही है, तो एनआरओ इमरान खान किस बेसिस पर दे सकते हैं? क्या वो ओवरराइड कर सकते हैं कोर्ट्स को? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि जी वो मिलिट्री को प्रेशराइज कर सकते हैं? किस चीज़ से दिख रहा है? तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पावर बेसिस है उसको आप कह सकते हैं कि हुकूमत है, एग्जेक्टिव है जो लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब, जुडिशरी है जिसका अपना कानून के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जो भी वो फैसले कर सकते हैं, और पाकिस्तान में एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है जो एक पावरफुल है। ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कभी कोई जिक्र किया है कि जी हमारे पास कोई आया है मांगने के लिए, ना ही वो इस चक्कर में पड़ने के लिए आएंगे। जुडिशरी अपना एक इंडिपेंडेंटली कर, तो इमरान खान जब कहते हैं तो वो इमरान खान पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के हवाले से शक व शुबहात डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको घसीट के बीच में पॉलिटिकल एरिना में लेके आ रहे हैं। वो ये कहने में उनको क्यों एक मुश्किल होती है कि जी एनआरओ ये कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले मांगने की, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर होता तो भी मैं ना देता। अगर ये स्टेटमेंट अगर दें तो वो उसका तो कुछ सेंस बनता है। यानी ये एक्सप्लेनेशन जिसका आप जुबैर साहब जिक्र कर रहे हैं ये जरूरी है। फारूक हबीब साहब, मैं सर इस इदारे में जॉब करता हूं और अगर मुझे छुट्टी चाहिए चंद दिनों की तो मैं जानता हूं कि ये छुट्टी मुझे कौन दे सकता है, उसके सामने मैं अपनी अर्जी रखूंगा। पीएमएल-एन वालों के ऊपर जब आप ये इल्जाम लगाते हैं कि वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, आप क्यों लगता है कि आप एनआरओ दे सकते हैं जबकि तमाम मामलात अदालत में हैं, ये तमाम मामलात एक ऑटोनमस इदारा उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है? आप ये एक्सप्लेनेशन जो कि अभी जुबैर साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुझसे एनआरओ मांगा गया पर मैंने कहा कि मैं एनआरओ नहीं, ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते आप? देखें, बात बड़ी वाज़ेह है जो समझने की है। देखें, एक माजी की एक हिस्ट्री भी है, इनकी एक तारीख़ भी है, और आपके इल्म में है कि मियाँ नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के साथ एनआरओ करके मुल्क से बाहर गए थे तो 10 साल का माहिदा करके गए और आवाम को ये बताते थे कि हमारा कोई माहिदा नहीं है। बाद में आपके इल्म में है कि 5 साल का कहने शुरू हुए, फिर 10 साल का माहिदा भी सामने आ गया था जो शहजादा यहाँ पर लहरा के गया था। फिर उसी एनआरओ आपने देखा कि मुशर्रफ के साथ एक बहुत बड़ा एनआरओ भी होता है जिसके अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरी होती है, पीएमएल-एन भी होती हैं और दीगर जमातें भी उसके बेनिफिशरीज होते हैं। तो इसी तरह ज़ाहिरी बात है कि अब भी जो है इनको चैलेंजेस का तो सामना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो एहतसाब अदालत ने सज़ा दी है, को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सज़ा तो नहीं दी। और ये जो एहतसाब के अमल के ऊपर तहरीक चलाने की बात करते हैं तो पहले तो ये बिलावल को सोचना चाहिए। अगर आप जवाब दे दें के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो पीएमएल-एन के दौर के अंदर शुरू हुई थी, शर्जील नाम मेहमन के हिस्ट्री आप बता रहे हैं, पीएमएल-एन के दौर के अंदर शुरू हुई थी। जहां तक रही बात एनआरओ की, जो बात आप करते हैं, तो जब ये एनआरओ की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर का, एक हुकूमत का, पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं कि जिस किसी ने भी मुल्क लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए। जमहूरियत के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी जमहूरियत को मजबूत करती है। जमहूरियत जो है वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या किसी XYZ का नाम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ने तो आगे बढ़ना है और वो एक आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, और जो उसके इदारे जिम्मेदारान हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर अपना काम करना है। आप इदारों को प्रेशराइज ना करें। आप इदारों के बाहर जाके एहतजाज करते हैं, गेट फैलाते हैं, इदारों को गालियाँ निकालते हैं, इदारों को बुरा भला कहते हैं, उनको जो है वो आप उनके खिलाफ मलिशियस कैंपेन चलाते हैं, आप इदारों की नुमाइंदगी करना छोड़ दें फारूक हबीब साहब। तो इसी तरह जो दीगर इदारे हैं जिस तरह FIA है और इदारे हैं, क्या चाहते हैं कि वो इदारे अपनी आंखें बंद कर लें जो कि एग्जेक्टिव के अंडर हैं। जहाँ कहीं कानून शिकनी होगी, जहाँ कहीं जो है वो नजर आएगा करप्शन हुई है, वहाँ पर जो है वो इदारे अपना सवाल का जवाब नहीं मिला, आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल प्राइम मिनिस्टर आज खामोश हो जाए, आज आंखें बंद कर लें, तो ये इमरान खान के दिन रात गीत गाएंगे। पर आपको और अगर बार-बार की बात दोहराते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी साथ-साथ चलेगी, साहब ने समा से बात करते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने 50 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है कि इन लोगों के हमें हमारा काम करने दें और आए हमारे साथ। इदारों को हरकत में लाना है। नून लीग का मुकमुका था, तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ मुकमुका कर ले। फारूक साहब सवाल तो सुन लेना सर, आप सवाल तो सुनिए ना हजूर।
आपको बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अगर ये तानो तशनी का निशाना बनाते हैं इदारों को तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज समा से बात करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने 50 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है कि इन लोगों पर इदारों को प्रेशर करना है, उनको ताकीद करनी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह आपका काम नहीं है फारूक साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह हैं उनकी तो मैं किसी बात को जो है वो संजीदा नहीं लेता, और जहाँ तक रही बात उनकी बात की कोई लिस्ट बनाने की, तो ये क़यास राइयों पर मबनी है, और लिस्ट बनाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। केसेस चल रहे हैं, इनके खिलाफ ही केसेस चल रहे हैं, और किसके खिलाफ चल रहे हैं, और अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई हो रही है। मुझे बताएं कि अलीम खान के खिलाफ भी केस चल रहा है, केस तो बाबर अवान के खिलाफ भी चल रहा है, केस बाकी लोगों के खिलाफ भी चल रहा है, तो फिर इनका एतराज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, इनका अपना नैरेटिव जो है वो दम तोड़ चुका है इस चीज़ के हवाले से। और जहाँ जहाँ तक रही बात, देखें इदारों ने अपना इंडिपेंडेंट काम करना है, हमें इदारों की वर्किंग के ऊपर कोई दखलअंदाजी ना हुकूमत देती है और ना देगी। नुमाइंदगी मत करें, उनकी तर्जुमानी मत करें, इससे कंट्रोवर्शियल बनते हैं इदारे। लेट देम वर्क, बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब, देखिए हम किसी की तर्जुमानी नहीं करते, हम किसी की तर्जुमानी नहीं इनको कंटेनर देंगे, आए और 126 दिन का एहतजाज करके दिखाएं। इन पे इल्ज़ाम यही फौरी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि खुद इन्होंने 126 दिन का धरना किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का आधे घंटे का धरना बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये टॉलरेंस पाई जाती है खान साहब में? आप निकले एहतजाज के लिए, जो कि उनकी अपनी भी एक हिस्ट्री है, आप एहतजाज करें, भले डी चौक में करें। हर एक तो मेरा ख्याल है तारीख में पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो इस किस्म का चैलेंज ऑपोजिशन को करते हैं, बजाय कि वो आगे बढ़ के उनके साथ गुफ्तो शुनीद करने की बात करें, रीच आउट करने की बात करें। एक तो देखें बड़ा सिंपल सा एक है अली, अगर आप ये देखें कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ था, डेफिनेटली पाकिस्तान की तो तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता और ऐलान करते हैं कि मैं मोदी के साथ तो हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लुटेरों के साथ नहीं हूँ। लुटेरे कौन? वो जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं। सो अगर आपकी थिंकिंग ये है और आप फिर ओपन चैलेंज भी करते हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि उनको पाकिस्तान का इंटरेस्ट कितना है। फ़ारूक ने वो सवाल का जवाब नहीं दिया था, आपने जो पूछा था। अगर वो मुशर्रफ साहब की एग्जांपल दे रहे हैं, तो मुशर्रफ साहब जो थे वो ज़बरदस्ती अपने बंदूकों और टैंकों के जोर पर कब्जा करके इस मुल्क में बैठे थे और उस वक़्त उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में डाला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट वर्किंग। सो वो जो अगर आप उस एनआरओ की बात कर रहे हैं तो और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आपकी क्या माइंडसेट क्या है? और दूसरी बात ये है वो जो मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी से एनआरओ किया था जिसमें केसेस थे, उसमें एक भी पीएमएलएन का बेनिफिशियरी नहीं था, नॉट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, आपके वक्त का, आपका फारूक हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस्लाम कबूल करना, अपने मजहब को छोड़ के इस्लाम की तरफ राग़िब होना, क्या इसके लिए भी उम्र की हद या कैद तय है? जिक्र होगा उन 2 हिंदू लड़कियों का। इल्ज़ाम है कि उनको ज़बरदस्ती डरा धमका के इस्लाम कबूल करवाया गया। हमारे साथ पैनल भी मौजूद होगा इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर है। सिंध से 2 हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का जो मामला है वो अब नया रुख इख्तियार कर गया है। दोनों बहनों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने रहीम यार खान में कार्रवाई की है और लड़कियों के मुबैना अगवा और जबरी तौर पर मजहब तब्दील करवाने में जो सहूलतकारी का इल्ज़ाम है उसके तहत निकाह खां समेत 7 अफराद हिरासत में आ चुके हैं। नाज़रीन, मामला अब यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते सूबा सिंध के जिला घोटकी में हिंदू बहनों के खानदान ने पुलिस को इतला दी कि इनकी 2 कमसिन लड़कियां अगवा हो चुकी हैं। लड़कियों के खानदान और फिर बरादरी के अफराद ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। लड़कियों के गमजदा वालिद की वीडियो आपने देखी होगी, वायरल हो चुकी है। वो शख्स अपने आप को पीट रहा है। 21 मार्च को डहरकी में अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका। FIR के मुताबिक नाजरीन, लड़कियों की उम्रें 14 और 16 साल हैं। ये इतलात भी है कि लड़कियों को अगवा के बाद रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लिया और पंजाब और सिंध हुकूमतों को बच्चियां बाजियाब कराने का हुक्म दिया। इस बात की गूंज फिर भारत तक जा पहुंचती है।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट की कि पाकिस्तान में 2 हिंदू लड़कियों के अगवा के मसले पर उन्होंने पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। इस ट्वीट का जवाब पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन की जानिब से जो आया, उन्होंने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार दिया। जैसा कि भारत जब मुसलमानों पर तशद्दुद होता है और पाकिस्तान से अगर कोई बात करे तो वो उसको अंदरूनी मसला करार देते हैं। लेकिन नाज़रीन, कहानी में एक नया मोड़ आता है जब लड़कियों की एक वीडियो सामने आती है जिसमें लड़कियों ने ऐलान किया कि वो अपनी मर्जी से घर से गई हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। यही नहीं, लड़कियों की जानिब से बहावलपुर अदालत में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त भी दायर जाती है। अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, लड़कियों का जो मजहब तब्दीली का मामला है उस पर इस्लाम क्या कहते हैं, उलमा हज़रात क्या कहते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, साथ ही साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन और वकील जबरान नासिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, ये लड़कियां, इनकी वीडियो सामने आ गई, आपका और दीगर जो इनके लवाहिकीन है बच्चों के, वो कहते हैं फोर्स कन्वर्जन हुई। कल को ये साबित हो जाता है अगर कि लड़कियों ने अपनी मर्जी से निकाह और मर्जी से इस्लाम कबूल किया, तब क्या कहेंगे आप? शुक्रिया अली हैदर। पहली चीज तो ये कि इमेच्योर बच्ची जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, जिसको ड्राइविंग के लिए हम इजाजत नहीं दे सकते, उस बच्ची की कन्वर्जन भी हो जाती है, एक मजहब से दूसरे मजहब में भी चली जाती है, उलमा उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे देते हैं और उसी दिन 5 मिनट के बाद उसका निकाह भी कराया जाता है और उसी दिन उसको उसी इलाके से भगाकर दूसरे इलाके में पहुंचा कर जाया जाता है, उसको सपोर्ट की जाती है और वो घोटकी से निकलकर रहीम यार खान और सारा भावलपुर सारे क्रॉस करके और इस्लामाबाद में पहुंच भी जाती हैं और इस्लामाबाद में बहुत बड़े वकीलों के पैनल के साथ हमारे खिलाफ पिटीशन दाखिल हो जाती है और आप पूछते हैं कि फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो माजी में होते हुए आ रहा है कि आज तक कोई ऐसा फोर्स कन्वर्जन, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं मगर फोर्स कन्वर्जन के जितने भी केसेस हैं वो केसेस थोड़े दिनों के बाद गायब हो जाते हैं, कोई उसका नटशेल नहीं निकलता। भाई कानून साजी होनी चाहिए ना, इनफ इज इनफ। बहुत मरतबा पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी, एक धमाके के ऊपर मजम्मत होती थी, दूसरे के ऊपर मजम्मत, मगर आखिर वक्त आया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी, नेशनल एक्शन प्लान आया, ज़रबे अज़ब आया, रुदुल फसाद आया और वो दहशतगर्दी हमने खत्म की। भी होनी चाहिए, बहुत बड़ा इशू है। इसमें कोई शक नहीं, माइनॉरिटीज के लिए जो तंग की जाती है जमीन, माशरे की एक रियलिटी है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप खुद बेहतरीन जज हैं, बाकी शुरका भी और देखने वाले भी। डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि ऐसी बच्चियां जब ये अपना मजहब तब्दील करती हैं तो उसका प्राइम मोटिव ये होता है कि लड़के ने शर्त रखी होती है कि तुमसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें मजहब तब्दील करना पड़ेगा। उनकी प्रायोरिटी, उनकी तरजीह उस लड़के से शादी होती है और बाद में वो उसके लिए मजहब तब्दील करती है। नहीं है। तो ये कहना, इमेच्योर बच्ची 14-15 साल में कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकती, कैसे दे सकती है? 14-15 साल करना भी उसका हक नहीं है सर, मजहब तब्दील करना भी आप कह रहे हैं कि उसका हक नहीं है। 18 साल से कम उम्र बच्ची के ऊपर इख्तियारात माँ और बाप का चलता है, बच्ची का नहीं चलता। और माइनर बच्चियां क्यों? बड़ी औरत नहीं कन्वर्ट होती है, बच्चे कन्वर्ट नहीं होते हैं, माइनर बच्चियां जो वो कन्वर्ट होती है। मैं जरा ये पूछ लूं कि मजहब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? मुफ्ती जुबैर साहब, कन्वर्जन यानी मजहब को तब्दील करना, ये इसके लिए भी बलूगत का होना जरूरी है या बच्चा भी माइनर भी कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अली हैदर साहब, गुजारिश ये है कि इस्लाम अच्छाई का नाम है, जन्नत का नाम है, इस्लाम नजात का नाम है, कामयाबी का नाम है। जब इस्लाम कामयाबी, नजात व फलाह का नाम है तो बच्चा भी इस्लाम कबूल कर सकता है और शरअन इसमें कोई स्पेसिफिक उम्र फिक्स और मुकर्रर नहीं है कि उस उम्र वाला तो इस्लाम कबूल करेगा और उसके बाद या उससे पहले वाला नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि यहाँ जिस उम्र का जिक्र किया जाता है वो 18 साल की उम्र। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की 17 साल की उम्र के अंदर इस्लाम कबूल करता है, आईन पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हुकूक और कलमे के नाम पर बनने वाली ममलकत का मुकद्दस आईन और दस्तूर, कहाँ से इसको रोक सकते हैं? क्यों मना किया जा सकता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कबूल इस्लाम, सहाबे कराम का कबूल इस्लाम आपके सामने नहीं है। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई 15 साल, कोई 16 या 17 साल नत्थू राम
अली हैदर बनना चाहता है, मोहन सिंह अबू बकर मुसम्मा बनना चाहता है, रानी जागीर से मुसम्मात खदीजा और फातिमा बनना चाहती है, तो कलमे के नाम पर बनने वाली इस स्टेट और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उसकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। ये सवाल मेरा तमाम शुरुका से मैं बारी बारी सबके लिए करूंगा, मुफ्ती साहब के लिए खास तौर पे होगा, लेकिन आप भी जवाब दें इस पे और डॉक्टर साहब भी। जब कन्वर्जन होती है तो वो उसमें हमेशा लड़की ही क्यों आती है सामने, और फिर उस लड़की की उम्र 20 साल से कम क्यों होती है, और कन्वर्जन के बाद उस लड़की की शादी ही क्यों होती है? वो लड़की किसी की बहन माँ बेटी क्यों नहीं बनती? वो लड़की जो है वो सिर्फ इस्लाम कबूल करके अपने घर पे क्यों नहीं बैठ जाती है? वो लड़का हिंदू लड़का क्यों इस्लाम कबूल नहीं करता? हिंदू बुजुर्ग इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? हमेशा लड़की ही क्यों होती है? भाई अली हैदर साहब, गुजारिश ये है, ये चूंकि एक प्रोपेगेंडे की दुनिया अलग है, हकाइक की दुनिया अलग है। लाखों की तादाद के अंदर नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत सुबह शाम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मीडिया उन बूढ़ों को तो नहीं दिखाता ना, नौजवानों को तो नहीं दिखाता, 50 साल वाली उम्र को तो नहीं दिखाता। मेरे सामने मेरे हाथ में बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। मैं खुद खड़ा हूं, आई विटनेस हूं जी। मैं सिंध की बात कर रहा हूं सर, सिर्फ सिंध की, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूं। अंदरूने सिंध में मैंने बेशुमार बूढ़ों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया है, और सबसे ज्यादा मैं आपको अपने सामने, मैं आई विटनेस हूं, मेरे हाथ पर 50 साल वाले, 60 साल वाले औरतों ने भी, बूढ़ों ने भी, मर्दों ने भी इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया इशू उनको बनाता है जहां निकाह का मामला है। देखिए अली हैदर भाई, अगर कोई जबरी तब्दीली मजहब करता है हम करते हैं। अगर कोई इश्क और अफेयर पर सिर्फ और सिर्फ निकाह की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन आप इसकी बुनियाद पर रास्ता नहीं रोक सकते। फिर एक और बात, एक पहलू ये भी तो है ना, डॉक्टर रमेश, यू बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप करने क्या जा रहे हैं? पहले तो पता लगवाएं ये बच्चियां हैं कहां पे, जरा ये तो पता लगवाएं ये बच्चियां अब तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही है कहां पे? शमन दास उनके भाई मौजूद है, वो सुन रहे हैं आपको। मैं रेजोल्यूशन भी डाला हूं, मैं फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से बिल भी डाल रहा हूं, और मैं 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों के ऊपर पाबंदी जो सिंध गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, पर पहले पता तो लगवाएं बच्चियां हैं कहां पे। हम कम से कम अभी तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं करें। उधर FATF वो हमारे ऊपर नजर रख के बैठी है, दुनिया हमारे, हम कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो दूसरे भी इस्लामिक कंट्री है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उनको भी देखना चाहिए। वापस आते हैं अली साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। हमारे साथ भाई मौजूद है, जिब्रान भाई 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास शमन दास मौजूद है, बड़ी देर से वेट करें, बच्चियों के भाई हैं। शमन दास, शुक्रिया आपके वक्त का। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस वक्त, सिचुएशन क्या है आपके साथ? आपको पता है आपकी बहनें हैं कहां पे इस वक्त? आपका उनसे कोई राब्ता हुआ अब तक? सर, हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, और आज पूरी डहरकी समेत पूरी सिंध में, पाकिस्तान में जो भी हमारी बिरादरी है उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और कल जैसे में मीडिया के थ्रू पता चला था कि बावलपुर हाई कोर्ट में आज वो लड़कियां पेश करेंगे जी, तो हम रात ही निकले थे, इतना लंबा सफर करके हम उधर ऑफिशियल टाइम में पहुंचे हैं बावलपुर हाई कोर्ट में। अपने एडवोकेट्स, लीगल एडवाइजर्स जो हमारे साथ मौजूद थे, मिस्टर अमानुल्लाह शाह साहब फ्राम अबाउडो एंड मिस्टर मुकेश कुमार लवा फ्राम डहरकी, और भी दीगर हजरात हमारे साथ थे। हम उधर सारा दिन हमने वेट किया, और ना ही वो उधर पेश हुए। हमें ये भी पता नहीं चल रहा कि आया कि वो जिंदा भी हैं कि उन्हें मार दिया गया है, और न कहीं भी। शमनदास, आपके नॉलेज में होगा, अलग अलग वो खैरियत से हो, आपके नॉलेज में होगा, उन्होंने अभी फिलहाल जो है वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दिया कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी है, लेकिन अभी उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है कि वो कहाँ पे हैं और क्या माजरा है। और डहरकी में आपने अभी देखा होगा, अभी पुलिस स्टेशन डहरकी के सामने मेरे बाबा ने अपने ऊपर घासलेट छिड़क के खुद को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों ने उन्हें बचाया, मैं इधर जा रहा हूँ। बड़ी नाइंसाफी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ये हो क्या रहा है। और बच्चियों की उम्र बेफार्म हमने प्रोड्यूस करवा दिया है, और मजीद किस तरह की हम सबूत दें कि वो माइनर है, कि उनकी एज नहीं है। हम क्या करें? एज पर अगर मुस्लिम लॉ देखते हैं तो भी उनकी शादी नहीं करवाई जा सकती, जबकि वो दोनों लड़के जो हैं वो शादीशुदा हैं, उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं उनके। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को अपनी पहली बीवी से वो अपना इजाजतनामा लेनी चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं लिया, और ये कह रहे हैं कि हमने इस्लाम कन्वर्ट करके मुस्लिम करके उन लोगों की शादी करवा दी है। ये कहाँ का कानून है सर? चले, आप परेशान है, मैं समझ सकता हूँ, अल्लाह ताला आपकी परेशानी जल्द खत्म करे। जिब्रान नासिर साहब, ये जो अब बच्चियां हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रही हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, इससे क्या साबित होता है? क्योंकि जाहिर तौर पे तो लग रहा है कि वो चाहती हैं अपने शौहरों के साथ रहना, और जिस
मजहब को उन्होंने तब्दील किया उस पर कायम रहना चाहती हैं? देखिए जी, बच्चियाँ माइनर हैं, उन्होंने अपने वकील और गार्डियन के जरिए दरख्वास्त दी होगी इस वक्त, चूँकि निकाह अगर उसको सही माना जाए, अगर ये अज्यूम किया जाए कि वो निकाह वैलिड रजिस्टर हो गया है, तो अपने खावंद के जरिए दी होगी। तो बच्चियाँ जब कोर्ट में आएंगी उनको तब जाके पूछा जाएगा कि क्या माजरा है, तो उसने नहीं बच्चा लेगा ना क्या सच है क्या झूठ है, किसी का सिग्नेचर लेके मैं कुछ भी जमा करा दूँ। मगर मैं मसले की हल की तरफ जाना चाहता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने एक बात की कि इस्लाम का मतलब है सलामती, और बतौर मुसलमान मेरा भी इस पर यकीन है। और न्यूजीलैंड के अंदर इस वक्त जो क्राइस्टचर्च पे हमला हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्राइस्टचर्च का अखबार है द प्रेस, उसने जो अपना एक हफ्ते की एनिवर्सरी पे कवर छापा, उस पर लिखा हुआ था सलाम और नीचे लिखा था पीस। मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि मेरे अपने मुल्क में जो इस्लामी रियासत है वहाँ पे क्यों कुछ लोगों के लिए या कुछ किसी कम्युनिटी के लिए इस्लाम का नाम सुन के दहशत आ रही है, ये नाम बदनाम ना हो। इस वजह से जो ये कन्वर्जन का मामला है, इसका आसान तरीका ये है कि सर इसका आसान तरीका सोल्यूशन दे रहा हूं। मैं उसी नहीं, मैं जाती नहीं, आप बात मुकम्मल होने देंगे, आप अगर बात मुकम्मल होने देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जाती नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स कन्वर्जन का जो मामला है, जो कंट्रोवर्सी है, मुझे मुकम्मल होने दें, मेरा पॉइंट मुकम्मल होने दें। जो ये कंट्रोवर्सी है इसको एंड करने का, जो कंट्रोवर्सी है इसको एंड करने का वाहिद तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप ये बोल देंगे कि जी किसी मस्जिद में भी जाके आपने इस्लाम कबूल कर लिया और फलां ने सर्टिफिकेट दे दिया, आप ये कन्वर्जन का प्रोसेस कोर्ट में शिफ्ट कर दें और लोकल मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दें कि उसके सामने कोई भी आके अगर कन्वर्ट होना चाहे और मजिस्ट्रेट ये ओनस ले कि मैंने अपनी इंक्वायरी की थी, इस पे कोई जबर नहीं था, पूरे होशो-वासत से खुशी से आया था। ये इंडिया और मलेशिया में ऐसे ही है। ये फोर्स कन्वर्जन है। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में ऐसे ही है। सर मैं ये कह रहा हूं टू इंश्योर कि कन्वर्जन फोर्स ना हो कभी। यही इस्लामी नजरियाती काउंसिल वहां पे आ गई थी, मुफ्ती ये मौलाना शिरानी साहब बीच में रुकावट बन गए थे। टू इंश्योर कि कभी ये फोर्स कन्वर्जन, टू इंश्योर फोर्स कन्वर्जन का जो बिल सिंध में आया था उसमें भी ये सारी चीजें थी, सजा का भी उसमें तयन था, मगर वो प्रेशर के साथ वापस आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाकया है, मैं कह रहा हूं इंश्योर करने के लिए कोर्ट जिम्मेदारी ले ले कि जी हमने गारंटी कर ली, फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी बाद में। बिल्कुल ठीक। मैं जो समझ पाया हूं आप दोनों डॉक्टर साहब से भी और जिब्रान साहब से भी कि एक प्रोसीजर होना चाहिए इसका, जिसके बाद शक की गुंजाइश न रहे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आप एग्री करते हैं, हालांकि इस्लाम में यही है कि आप कलमा पढ़ लें आप मुसलमान हो गए, लेकिन चूंकि शुकूक व शुबहात जन्म ले रही है, कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है, डू यू एग्री मुफ्ती साहब के एक प्रोसीजर ले डाउन कर ले हम कोर्ट में, अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्वर्जन होनी है तो वहां पर वो सिर्फ मौलवी के सामने नहीं होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कदगने, थानेदार, मजिस्ट्रेट, SHO, बयानात, हम समझते हैं कि ये इस्लाम की राह के अंदर रुकावटें पैदा करने की कोशिशें हैं। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, याद रखिए अली हैदर भाई, इस्लाम को जरूरत नहीं है, जिसने कलमा पढ़ना है वो घर पे भी पढ़ लेगा, वो कोर्ट में भी पढ़ लेगा, इसमें रुकावट कैसी? जिसके दिल में इस्लाम आ गया, जिसके दिल में इस्लाम आ गया, 3 महीने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम है? मेरी गुजारिश सुन लीजिए, हमारे जो ह्यूमन राइट्स के और इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हजरात हैं, इनके रवैयों के अंदर तजादात हैं। जबर हो तो कहते हैं दिल की ख्वाहिश हो तो फिर कदगने और रुकावटें। एक बात याद रखिए, कौन, किस लिए, किस मौके पर, किस टाइम पर इस्लाम कबूल करता है, मेरा आपका कंसर्न नहीं है। मेरा आपका कंसर्न सिर्फ एक चीज है, दिल से कबूल कर रहा है या नहीं, चाहते कल्बी है या नहीं है, दिल की चाहत, दिल की आरजू और तमन्ना है या नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अब महंगाई का एक और एटम बॉम्ब अवाम पर गिरने को है, गैस, जो कि उसको पहले 143% महंगा किया गया और अब यह प्लान किया जा रहा है कि गैस को 145% मजीद महंगा किया जाएगा। डॉलर कहां पहुंचेगा, बात करेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है। IMF मिशन चीफ कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इनकी आमद से पहले वजीर खजाना ने ऐलान किया है कि मुल्क में गैस और बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा किया जाएगा। गैस के बिलों ने पहले ही घरों में सफ़े मातम बिछा रखी है नाज़रीन, और अब यह कीमत मजीद कितनी बढ़ाने का मुतालबा किया गया है, सुनकर आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। गैस कंपनी से मुतालबा किया है कि 1 जुलाई से गैस मजीद 145% महंगी कर दी जाएगी, यानी 1 MMBTU में 730 रुपए इजाफा मांगा गया है। यह प्रपोजल दिया गया है कि ऐसा हो, जिसके बाद नाजरीन 1 MMBTU 1224 रुपए का हो जाएगा।
इससे पहले सितंबर 2018 में भी गैस की कीमत में 143% इजाफा किया गया। होशरुबा महंगाई करने वाली हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए कितनी तैयार है, अवाम खुद अवाम में निकले, आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर पेट्रोलियम भी इस हवाले से जो है वो कहते रहे हैं कि आप अपने गीज़र बंद कर लें और आपको गैस इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ नाज़रीन, वजारतें जो है वो इन्हें बांटी जा रही थी जिनकी कोई तैयारी नहीं थी। इसके साथ साथ जून 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गैस सारिफीन की तादाद 86 लाख के करीब है। यानी जो फर्द 86 लाख सारिफीन के मफादात का निगरान बनने जा रहा था, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस, जी हाँ, जो 11 करोड़ आवाम के वज़ीर आला है, वो भी ये कह चुके हैं कि अभी तो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं ना। जी हाँ नाज़रीन, ये सीख रहे हैं और आवाम की चीखें जब तक ये सीखेंगे, चीखें आहों में आवाम यूं ही रोती रहेगी और सिस्कियां जो हैं वो लोग सुनते रहेंगे। गुर्बत की बजाय गरीब खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हासिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म ये कहने पर मजबूर होंगे कि अगर FPR ने कारकर्दगी दिखाई तो नया इदारा नहीं बनाएंगे, वरना नया इदारा बनाना पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं। महंगाई की शरह 8.2% तक पहुंच गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं। मुल्क 33,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है और हुकूमत ने इस माली साल के पहले 6 माह यानी जून से लेकर दिसंबर तक 3,000 अरब रुपए कर्जा लिया है। लेकिन आपने घबराना नहीं। डॉलर की कीमत 180 रुपए तक पहुंचने का इम्कान है, लेकिन पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। जो घबरा रहा है उससे पूछते हैं। माहिर मईशत इस वक्त बहुत घबरा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 143%। डॉक्टर साहब, जब गैस बढ़ती है तो आप और हम जैसों के बिल 4-5 हज़ार से 50 हज़ार हो जाते हैं। इसमें भी अगर मजीद 145 का इजाफा कर दें तो फिर आपको, हमें और आवाम को तो घरों के बर्तन बेचना पड़ेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, जिस सिमत में हम चल निकले हैं अली हैदर साहब, लगता है ऐसा है कि कुछ ही अरसे में पाकिस्तान में सोने से महंगी हो जाएगी गैस। जब तक इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी तो एक आप सोचिए कि वो कोलैप्स की किस्म की सिचुएशन सामने नजर आ रही है। अगर गैस इतनी महंगी होती चली जाती है तो मैं समझता हूं चोरी मजीद बढ़ती चली जाएगी, अनलेस आप अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर लेके आए। इस वक्त जो सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न वाले खुद से एडमिट करते हैं, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 431 मिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस डेली की, वो उसको नाम देते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, लेकिन उसका सादा अल्फाज में उर्दू में यही कहा जाएगा कि चोरी हो जाती है गैस। तकरीबन 431 मिलियन क्यूबिक फुट, ये वो खुद कह रहे हैं। फिगर है सर, जो चोरी हो रही है। आई वंडर इस पे अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। ये बहुत बड़ी फिगर है। बट द पॉइंट इज डॉक्टर साहब, जो आवाम सुनना चाह रही है, जानना चाह रही है, क्योंकि उनकी परेशानी मुझे ऐसा लगता है खत्म तो होगी नहीं, शायद इजाफा होगा और आपके मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मजीद इजाफा करे, लेकिन आप बोलेंगे सच, मुझे इतना पता है। डॉक्टर साहब, डॉलर को स्टेट बैंक कह रहा है कि फ्री फ्लोट होने दें, क्योंकि IMF की कुछ शराइत में से यह भी है कि आप खुला छोड़ दें डॉलर को, आप उसको मैनेज ना करें। सर, अगर ऐसा होता है, महंगाई मजीद बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, किस किस शोबे में बढ़ेगी? अवाम की चीखें निकलने की बात की थी असद उमर साहब ने, कितनी मजीद चीखें निकलेंगी डॉक्टर साहब? अली हैदर साहब, कुछ रिपोर्ट्स जो मेरी नज़र से गुजरी हैं कुछ 2 या 3 दिन पहले, हुकूमत के जो अपने डिपार्टमेंट हैं वो जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ने हुकूमत से ये पूछा था कि वो माली साल 2019-20 के लिए जो अपना बजट बनाने चली है, उसमें डॉलर और रुपए का रेट क्या रखना चाहिए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको ये बताया गया है कि वो 180 रुपए का $1 जो है उसके हिसाब से अपना बजट बनाए। अच्छा। माली साल 2019-20 का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुकूमत के डिपार्टमेंट कर्जे कहां चले जाएंगे हमारे? कह रहा है 180 डॉलर पहुंच गया तो कर्जों का क्या होगा सर? कर्जे कहां पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब अगर 180 का डॉलर हो गया? देखिए, हर 1 रुपया अगर जो गिरता है डॉलर के सामने, अगर पाकिस्तानी 1 रुपया गिरता है तो तकरीबन 105 अरब रुपए का इजाफी कर्जा सिर्फ बैरूनी कर्जों के हवाले से पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।